हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कृष्णा अकेडमी पर लेकर रीजनिंग की एक और क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम काउंटिंग ऑफ फिगर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी आकृतियों की गणना हम पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको वर्गों की गणना और आयतों की गणना और समचतुर्भुजों की गणना करना आपको सिखाया। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको आयतों की गणना के अंदर क्रमचय और संचय के बारे में उसमें थोड़ा सा मैंने आपको उसका भी हिंट दिया और आपको बताया कि किस तरह से आयतों की गणना का जो ट्रिक है वो किस तरह से आया है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। जिन बच्चों को वो ट्रिक जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप उस ट्रिक को ध्यान रखिए, आपका आंसर निकल जाएगा। और जिन बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वो अपने उस चीज़ को समझ के रखिए, क्योंकि वो आपके कई जगह जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे ट्रायंगल वाले या फिर जैसे काउंटिंग ऑफ आपका डायगोनल जहाँ विकर्णों की गणना होगी तो वहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब हम जो हमने आयतों की गणना करी थी उसी आयतों की गणना से हम एक काम और कर सकते हैं, वो है समांतर चतुर्भुजों की गणना। समांतर चतुर्भुजों की गणना जिसे हम बोलते हैं काउंटिंग ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज ऐसी आकृति, ये एक आयत है और ये एक समांतर चतुर्भुज है। जैसा कि मैंने आपको वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंस समझाया था, तो यहाँ पर मैं आयत और समांतर चतुर्भुज में डिफरेंस समझा रहा हूँ। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। पर बात करें समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, वो तो ठीक है, परंतु प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। यहाँ जो ये थीटा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। यही होता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज और कुछ नहीं है, आयत का एक दूसरा रूप है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक जर्नल फॉर्म है। आयत समांतर चतुर्भुज का एक स्पेशल केस है, जहाँ पर थीटा क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो वो समांतर चतुर्भुज के एक स्पेशल केस को हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो अब हम बात करें, अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुजों की गणना की, तो समांतर चतुर्भुजों की गणना की बात करें तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है जिसमें हमसे बोला जाता है इसमें समांतर चतुर्भुजों की, मैं इसमें तीन क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुजों की गणना। अब इसमें आपसे कोई पूछता है आयत कितने बनेंगे, वर्ग कितने बनेंगे, तो आंसर है कि इसमें वर्ग 0 होंगे और आयत भी कितने होंगे? 0 होंगे, क्योंकि आपसे समचतुर्भुज पूछ सकता है, समांतर चतुर्भुज पूछ सकता है, इसमें आयत और वर्ग नहीं बनेंगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज कितने होंगे? दूसरा क्वेश्चन है समचतुर्भुज कितने होंगे? और तीसरा क्वेश्चन है ऐसे समांतर चतुर्भुज, ऐसे समांतर चतुर्भुज जो कि समचतुर्भुज नहीं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्लियर? चलिए बात करें इस डायग्राम में समांतर चतुर्भुजों की गणना की, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। जैसे आयतों की गणना करते थे वैसे ही समांतर चतुर्भुजों की गणना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा? 10 और यहाँ पर कितना आएगा? 15, और इन दोनों को ही गुणा करते हैं तो कितना आता है? 150, यानी कि समांतर चतुर्भुज कितने हैं? 150। अगर हम बात करें समचतुर्भुजों की गणना की, तो समचतुर्भुजों की गणना के लिए क्या करते हैं? ये कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। 5 × 4, 5 × 4 का ये समचतुर्भुज है। 4 खाने आपके क्षैतिज में है, 5 खाने वर्टिकली है, यानी कि ऊर्ध्वाधर है। तो 5 × 4, फिर क्या करते हो? एक एक कम करते हो, 4 × 3, फिर 3 × 2 और 2 × 1, तो ये आएगा 20 + 12 + 6 + 2, तो ये टोटल 40 समचतुर्भुज आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे समांतर चतुर्भुज जो समचतुर्भुज नहीं है, तो टोटल जो समांतर चतुर्भुज हैं उसमें समचतुर्भुज भी काउंट है, क्योंकि वही बात है यहाँ पर, जिस प्रकार दुनिया का हर एक वर्ग आयत होता है वैसे ही हर एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होगा, क्योंकि हर एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बताई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट क्लास
और सेकंड क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास ज़रूर देखें ताकि इस वाले लेक्चर से अपने आप को वो कनेक्ट कर सकें। बात करें समांतर चतुर्भुज, तो मैंने क्या कहा कि समांतर चतुर्भुज की गणना जब आप करेंगे तो उसमें सम चतुर्भुज भी काउंट होंगे। तो आपसे जब पूछा जाए कि ऐसे समांतर चतुर्भुज की सम चतुर्भुज नहीं है तो सम चतुर्भुजों की संख्या निकालकर कुल समांतर चतुर्भुजों की संख्या में से माइनस करेंगे तो ये जो 110 आएगा, ये 110 ऐसे समांतर चतुर्भुज हैं जो कि सम चतुर्भुज नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो मैंने आपसे अभी तक सम चतुर्भुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और आयत की गणना के बारे में डिटेल से बात आपसे कर ली है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो पहला पॉइंट था, पहला जो डिस्कशन था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वर्ग और आयत, साथ ही साथ उसमें सम और समांतर चतुर्भुज, वो पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। दूसरा जो पॉइंट था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसमें पढ़ेंगे विकर्णों की गणना, विकर्णों की गणना, काउंटिंग ऑफ डायगोनल्स, काउंटिंग ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की गणना। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है विकर्णों की गणना यानी कि काउंटिंग ऑफ डायगोनल्स। सबसे पहले बात करते हैं डायगोनल्स यानी विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं एक आयत बनाता हूं तो विकर्ण क्या है कि इसके आप देख सकते हैं कितने शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं इस आकृति के, इस पॉलीगन के। ठीक है, ये क्या है, एक चीज आप समझिए, ये पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज का मतलब भुजाओं से बंद आकृति, और बहु का मतलब इसमें क्या है, बहुत सारी। ठीक है, कितनी भी हो सकती है, पॉलीगन जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीगन का एक बहुभुज का ही एक अलग अलग डिवाइडेशन आप कर सकते हैं कि n बराबर 3 यानी कि भुजाओं की संख्या 3 होगी तो उसे हम त्रिभुज बोलेंगे। भुजाओं की संख्या 4 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे चतुर्भुज बोलेंगे। भुजाओं की संख्या अगर 5 होगी तो उसे हम पंचभुज बोलेंगे। भुजाओं की संख्या 6 होगी तो उसे हम षष्ठभुज बोलेंगे। भुजाओं की संख्या 7 होगी तो उसे हम सप्तभुज बोलेंगे। भुजाओं की संख्या 8 होगी तो उसे हम अष्टभुज बोलेंगे। इस तरह से इनके नाम दिए जाते हैं, और ये n आपके कितना भी हो सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। जब इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि अगर n भुजाएं इन्फिनिटी हो जाए तब वो आपका बहुभुज एक सर्किल का रूप ले लेगा। इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो इन्फिनिटी भुजाएं हैं। एक एक पॉइंट को आप एक एक भुजा की तरह ले सकते हैं। तो सर्किल सबसे बड़ा बहुभुज होता है, और सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होगा, त्रिभुज, जिसमें 3 भुजाएं होती है। इससे कम भुजाओं का बहुभुज बनाना संभव नहीं है। तो आपके इसमें चतुर्भुज का ही एक स्पेशल टाइप है आयत। अगर हम बात करें कि इसमें कितने शीर्ष हैं, तो हमने बोला इसमें 4 शीर्ष हैं। इन 4 शीर्ष से इस आकृति को बंद करने वाली हमने एक 4 भुजाएं खींच दी हैं। इन भुजाओं के अलावा अन्य भुजाएं जो इन बिंदुओं से खींची जा सकती है वही इस आकृति का क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ एक भुजा और खींची जा सकती है, यहाँ से यहाँ एक भुजा और खींची जा सकती है। ये जो 2 भुजाएं हैं यही इस आकृति का क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। आई बात समझ में। तो मैंने आपको अभी तक क्या समझाने की कोशिश करी, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि विकर्णों की गणना किस में पूछी जाएगी, तो विकर्णों की गणना पूछी जाएगी पॉलीगन, बहुभुज के अंदर। और बहुभुज में आपने देखा कि n बराबर 3 से शुरुआत होगी, जो त्रिभुजों जिसे हम त्रिभुज बोलेंगे, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, सप्तभुज, ठीक है, 9 भुज, डेकागन यानी 10 भुजाओं वाला, इस तरह से ये आकृतियाँ बनती है। ठीक है, इन्हीं में आपका क्वेश्चन बनता है। अब मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि विकर्ण क्या चीज़ होती है। तो विकर्ण क्या होती है कि किसी भी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज में उसके जो शीर्ष हैं उससे उसकी आउटर पेरिफेरी, उसकी बाहरी आवरण तैयार करने के बाद उन शीर्ष से अन्य जो भुजाएं खींची जा सकती है उन्हीं की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है बात। चलिए, यहाँ तक की बात आपको अगर समझ में आई है तो अब आप समझिए कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या किस तरह से काउंट की जाती है। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ और फिर मैं आपको वो टेक्निक समझा देता हूँ कि वो कैसे आया। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए, अगर बहुभुज की बात करें तो बहुभुज में कोई भी 3 बिंदु सररेख नहीं होंगे। कोई भी बहुभुज ऐसा नहीं होगा जिसमें 3 बिंदु सररेख हो जाए, क्योंकि सररेख हो जाएंगे तो वो तीनों बिंदु क्या करेंगे, एक सरल रेखा बनाएंगे। ठीक है, तो बहुभुज में
कोई भी 3 बिंदु सररेख नहीं होंगे, कोई भी आप आकृति बनाएंगे उसमें 3 बिंदु कोई भी सररेख नहीं होंगे। सररेख का मतलब एक रेखा में नहीं होंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है तो अब समझिए बात को कि अगर मैं स्पेस में कोई भी बिंदु लेता हूँ, मैंने n बिंदु ले लिए, n बिंदु मैंने स्पेस में लिए और इस चीज का ध्यान रखा है कि कोई भी 3 बिंदु सररेख नहीं है। जो चीज़ों को केवल रटने के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, समझने के हिसाब से पढ़ते हैं, उन्हें मेरे ये लेक्चर्स जरूर पसंद आएंगे। जो केवल रटने के हिसाब से पढ़ते हैं कि केवल बस चीज़ों को रट लिया जाए, उसमें अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी एडवांस हो जाए तो वो उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, तो उन्हें ये लेक्चर्स पसंद नहीं आएंगे। अगर जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट भी जानना अच्छा लगता है और साथ साथ में उन क्वेश्चंस के लिए भी तैयार होना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम में आपको सरप्राइज़ देने के लिए पूछे जाए, वो इन लेक्चर्स को जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि हर चीज़ को मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट से बताना पसंद करता हूँ। बात करें n बिंदु, अगर कोई भी 3 बिंदु अगर सररेख नहीं है तो किस तरह से आप यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, अगर n बिंदु है, एक भुजा को बनाने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। एक भुजा को बनाने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कोई भी 2 बिंदु जब मिलेंगे तो एक भुजा बनेगी, हाँ या ना? क्लियर बात? n बिंदु है तो n बिंदुओं से कितनी भुजाएं बनेगी, ये चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई है कि n बिंदुओं में से जब जब 2 बिंदु सेलेक्ट होंगे तब तक एक भुजा तैयार होगी। तो n बिंदुओं में से 2 बिंदु सेलेक्ट होंगे तो कितने तरीके होंगे जी? NC2 तरीके होंगे भुजाएं बनाने के। तो इतनी भुजाएं बनकर तैयार होगी। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? ठीक है, इतनी भुजाएं आपकी बनेगी। इसका आपको मतलब भी पता है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल 2, इतनी भुजाएं तैयार होगी। अब ये समझिए कि अगर एक पॉलीगन, एक बहुभुज है, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज में जो विकर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 0, क्योंकि इन शीर्षों से अन्य कोई भुजाएं नहीं बनाई जा सकती, तो विकर्ण कितने होंगे? 0। अगर मैं बात करूं एक चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष हैं और यहाँ पर ये 2 इसके विकर्ण हैं। टोटल कितनी भुजाएं बनी है? तो टोटल 4 + 2 6 भुजाएं बनी। 4 तो आउटर पेरिफेरी बनाने के लिए और 2 इसके अलावा अन्य बनी जिन्हें हमने विकर्ण नाम दिया, तो टोटल 6 भुजाएं बनी। अब आप इस चीज़ को समझिए कि बाहरी आवरण बनाने के लिए जितने शीर्ष हैं उतनी ही भुजाओं की आवश्यकता होती है। 1 2 3 4, 3 शीर्ष है तो 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। अगर 5 भुजाएं हैं तो 5 शीर्ष है तो 5 भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी बाहरी आवरण बनाने के लिए। अन्य जो भुजाएं तैयार होगी वही क्या होगा? विकर्ण का रूप धारण करेगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर n शीर्ष हैं तो बाहरी आवरण बनाने के लिए n भुजाओं की आवश्यकता होगी, और उन n भुजाओं को हटा दिया जाए तो यहाँ पर n बिंदु थे तो टोटल कितनी भुजाएं बनेगी? तो था सर आंसर NC2। और इनमें से बाहरी आवरण बनाने के लिए n भुजाओं की आवश्यकता होती है। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो शेष जो बचेगी यही आपके विकर्ण होंगे। यही कॉन्सेप्ट है विकर्ण का। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही जो फॉर्मूला आप रखते हैं वो है n-3 डिवाइड बाय 2। n-3 डिवाइड बाय 2, इसी को सॉल्व करने के बाद में बना हुआ फॉर्मूला है। यही है आपके विकर्णों की गणना का डायरेक्ट फॉर्मूला। जिसको बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। जिन्हें केवल क्वेश्चन करने से मतलब है वो इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि n-3 डिवाइड बाय 2, जहाँ n क्या है? आप n बोल सकते हैं भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या या फिर शीर्षों की संख्या। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? तो n-3 डिवाइड बाय 2, ये था कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे कि अगर एक त्रिभुज बना दिया जाए तो त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे? तो सर आंसर है जी त्रिभुज में 0 विकर्ण होंगे। कैसे? फॉर्मूले से भी समझ लो। n-3 डिवाइड बाय 2, n का मान कितना होगा त्रिभुज में? 3। यहाँ 3 रखोगे, 3 - 3 0, 0 किसी से भी गुणा होगा 0, 0 विकर्ण होंगे। ठीक है, बात करें चतुर्भुज की, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? तो कोई भी आप चतुर्भुज किसी भी शेप का बना लीजिए। ठीक है, इसमें कितने विकर्ण होंगे? तो n का मान कितना है जी? n का मान है जी 4। ये चतुर्भुज है, n का मान कितना है? 4। n का मान 4 है, रखिए 4 4 4 - 3 1 डिवाइड बाय 2। तो आपने देखा था कि आयत में 2 विकर्ण बने थे, तो किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण बनेंगे? 2। अगर आप बात करें पंचभुज,
तो पंचभुज में कितने विकर्ण बनेंगे, तो पंचभुज में कितने विकर्ण बनेंगे, तो पंचभुज इस तरह की शेप होगी पंचभुज, ये पंचभुज है, ठीक है। चलिए एक तो मैं आपको करके बता देता हूँ कि कौन कौन से विकर्ण हैं। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं विकर्ण कौन कौन से बनेंगे। तो देखिए एक विकर्ण ये बनेगा, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच, पाँच विकर्ण आपको देखने को मिल रहे हैं। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एन का मान कितना होगा यहाँ पर, पाँच, पाँच, पाँच माइनस तीन, दो डिवाइड बाय दो, 10 डिवाइड बाय दो, 5 विकर्णों की संख्या कितनी, 5। ये 5 विकर्ण बनेंगे पंचभुज के अंदर। क्लियर है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करें अब षष्ठभुज, षष्ठभुज में कितना बनेंगे, तो षष्ठभुज की अगर हम बात करें तो षष्ठभुज कुछ इस तरह से आकृति होगी। ये षष्ठभुज बना दिया हमने, ठीक है। इसमें कितने विकर्ण होंगे, तो पहले हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि कितने विकर्ण हैं, फिर फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये एक, ये दो, ये तीन, इस बिंदु से बनने वाले 3 विकर्ण बना दिए। ये 4, ये 5, ये 6, ये बन गए इस बिंदु से बनने वाले। इससे बनने वाला ये 7, ये 8 और इससे बनने वाला ये 9, ठीक है। तो टोटल कितने विकर्ण बन गए, 9। फॉर्मूले से भी निकाल के देख लेते हैं। एन का मान कितना होगा, 6, एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 6, 6 माइनस 3, 3, 6 18 डिवाइड बाई 2, 9। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, यहाँ 9 विकर्ण बन के तैयार हुए थे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। तो विकर्णों की गणना आप किसी भी डायग्राम में कर सकते हैं। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन बोला जाता है तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपसे बोला जाता है डेकागन, डेकागन का मतलब जिसमें 10 भुजाएं हो, जिसमें 10 भुजाएं हो उसमें कितने विकर्ण बनेंगे, तो 10 भुजाएं हो तो आपको क्या करना है, एन का मान रखना है जी 10। फॉर्मूले में 10 रखिए, 10, 10 माइनस 3 7 डिवाइड बाय 2, 70 डिवाइड बाय 2 35। डेकागन में कितने विकर्ण बनेंगे, 35 विकर्ण बनकर तैयार होंगे। क्या ये बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट भी समझाया और साथ में आपको ट्रिक भी समझा दी है। जिसको जैसे पसंद आया वैसे उस चीज़ को ध्यान रख सकता है। तो आज हमने बात करी है विकर्णों की गणना। तो मैंने आपसे अभी तक समचतुर्भुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, आयत और विकर्णों की गणना, इन 5 चीज़ों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे त्रिभुजों की गणना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस आकृतियों की गणना में। आप ये मान के चलिए कि अगर 10% पार्ट त्रिभुजों के अलावा आते हैं, बाकी 90% क्वेश्चन इन त्रिभुजों से ही पूछे जाते हैं। मिलते हैं रीजनिंग की एक और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।